पिछले एक सप्ताह से जिस घड़ी का इंतजार था वो आज सुबह से समाप्त हुआ और लगातार आज सवेरे से जो 5 राज्यों में, देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। सवेरे से जिस तरह की रुझान हमें सामने मिल रहा है उस तरह से लग रहा है कि बीजेपी, जो 3 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, वहाँ बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो सपना था अच्छे दिनों का, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो सपना टूट रहा है। हम आज के जो रिजल्ट सामने आए हैं उस पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं सिवान के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी के पास। सर, आज सवेरे से आपने देखा कि किस तरह से जो रिजल्ट आ रहा है वो बीजेपी के बिल्कुल विपरीत आ रहा है। क्या कहेंगे, आखिर कहाँ चूक हो गई? क्या नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था उसमें कहीं चूक हो गई या विपक्ष आप पर भारी पड़ा? देखिए, विपक्ष भारी नहीं पड़ा, एंटी कम्बेंसी का असर है। बहुत दिन तक सत्ता में रहिएगा तो अपने लोग भी थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं कार्यशैली से। लेकिन मध्य प्रदेश विशेष रूप से और छत्तीसगढ़ में विकास का गंगा बह रहा है एक तरह से कहा जाए, लेकिन लोगों को हमें लगता है कि लोगों को विकास से मतलब कम है और ज़्यादा दिन चेहरा देखते देखते लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब इनको हटना चाहिए। ये भी कारण हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का आस्था बहुत है आज भी, और कल भी था, 2014 में भी था, 2019 में भी रहेगा। लेकिन जिस तरह से जो सुबह से जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, राजस्थान में आप बहुत पीछे चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तो मैंने ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी कहीं लड़ाई ही नहीं हुई। ले दे करके आपका मध्य प्रदेश बचा हुआ, जहां कभी कांग्रेस आधे घंटे से यही चल रहा है, कभी कांग्रेस आगे तो कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस आगे। तो आखिर वसुंधरा राजे का शुरू से हमें मिल रहा था कि वो उनसे नाराजगी है लोगों में। मोदी के बारे में जब चुनाव के बीच में जब बातें हो रही थी उस समय लोगों का ये था कि मोदी अच्छे हैं, लेकिन जब राज्य सरकार पे बात होती तो वसुंधरा से नाराजगी थी लोगों को। देखिए, राजस्थान में अक्सर देखा जाता है कि हर 5 साल के बाद सत्ता का परिवर्तन होता है। उसके बावजूद भी राजस्थान में जो लोग प्रचार में गए थे उन लोगों ने ये सुना, पब्लिक ने कहा कि मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा की खैर नहीं, ऐसा नारा दिया गया था। उसके बावजूद भी अभी भी हमें लगता है कि बहुत ही टसल के साथ बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं कहा जाएगा जैसे कि कांग्रेस का पिछले दिनों राजस्थान में हुआ, उस हिसाब से वसुंधरा का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन जब वहाँ की जनता हर 5 साल पर परिवर्तन कर देती है, उसकी आदत सी बन गई कि कोई कितना हो बड़ा काम, अच्छा काम करे, परिवर्तन होना निश्चित है। इसलिए वहाँ के लिए कोई आश्चर्य हम लोगों को नहीं है। हम लोग का आश्चर्य है छत्तीसगढ़ का, जिसने आपने चर्चा किया। डॉक्टर रमन सिंह बहुत ही सुलझे हुए मुख्यमंत्री थे, अच्छे नेता हैं, और विकास छत्तीसगढ़ के लोगों ने उनके नेतृत्व में ही विकास को नज़दीक से देखा है। बाकी कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ में कोई विकास नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान बहुत ही चहेते हैं वहाँ के लोगों के लिए। वो हमें लगता है कि वो फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, वो अपनी कुर्सी को बचा लेंगे, ऐसा लगता है। मनोज बाबू, 5 साल से आपकी सरकार केंद्र में है और लगभग सभी जगह पे आप ही की सरकार थी, लेकिन ऐसा क्या लगा 5 साल में ही, क्या आपको नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो जलवा था, जो जादू था, वो कहीं ना कहीं अब उतर रहा है? देखिए, प्रकृति का नियम है कि अभी सुबह हुआ है तो शाम होगा, दिन होगा तो रात होगा, जो चढ़ेगा वो गिरेगा, जो जीतेगा वो हारेगा। ये प्रकृति का नियम है। नरेंद्र मोदी ने चढ़ा है तब उनको उतरना ही ना है। 19 में उतरे चाहे 39 में उतरे, उनको उतरना है, और जो हारा है उसको जीतना है। हार जीत लगा हुआ है राजनीति में, लेकिन लोकप्रियता में उनके कोई कमी नहीं है, क्योंकि देश की जनता को उन पर विश्वास है कि नरेंद्र मोदी करप्शन से कोसों दूर रहेंगे। क्योंकि लूटेंगे तो किसके लिए लूटेंगे, करप्शन करेंगे तो किसके लिए करेंगे, जो भी करेंगे आम जनमानस के लिए करेंगे। इसलिए उन पर आस्था और विश्वास आज भी नरेंद्र मोदी पर बना हुआ है। लेकिन सर, जिस तरह से जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिसे राम मंदिर का मुद्दा, जिस पर आपको 14 में प्रचंड बहुमत मिला,
और कुछ लोग तो जो साधु संत हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर इस बार नहीं तो शायद कभी नहीं राम मंदिर। और राम मंदिर का मुद्दा लगभग आपने छोड़ दिया। आज बीजेपी संविधान की बात करती है, कभी मंदिर की बात होती थी कि मंदिर बनना चाहिए वहीं बनना चाहिए, लेकिन आज संविधान की बात हो रही है। इतना अंतर क्यों? क्या ये अंतर ही आपको ले डूबा? देखिए, जब किसी पद पर आप बैठिएगा तो संविधान के दायरे में आप काम कीजिएगा। कोई भी बैठे, नरेंद्र मोदी भी बैठे, चाहे उस पद पर आप बैठेंगे, संविधान का तो बात करेंगे ही करेंगे। और कोई भी काम संविधान के तहत ही करना है आपको, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, किसी बीजेपी के नेता की कुर्सी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब कोई भी व्यक्ति बैठेगा तो उसको संविधान के हिसाब से ही काम करना है। रही बात कि 2014 में एजेंडे में अयोध्या का मंदिर नहीं था, लोग समझ गए कि नहीं नरेंद्र मोदी जीतेंगे तो मंदिर जरूर बनाएंगे। हमें लगता है कि मैंने बीजेपी का ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें राम मंदिर मुद्दा ना हो, ये कह के आज भी हम मुद्दे को नहीं छोड़े हैं। आज भी मेरा राम मंदिर मुद्दा है कि अयोध्या में ही राम मंदिर बने, जहां भगवान राम पैदा हुए थे वहीं राम मंदिर बने। ये बाबर का एक कलंक है इस देश पर, स्पष्ट हमारा मानना है, बाकी पार्टियों का मानना नहीं है। मेरा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है। सर विपक्ष तो यही कहता है कि राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। ठीक है, राम मंदिर हम बनाएंगे और डेट भी बताएंगे, लेकिन जब हम बता रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाए, मेरे पक्ष में आए या मेरे विपक्ष में आए, तब सरकार की भूमिका वहां से शुरू होती है। अभी न्यायपालिका में है, इसलिए सरकार की भूमिका नगण्य है। जब अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, जमीन आपका है या दूसरे पक्ष का है, उस समय सरकार की भूमिका आती है, तब ऑर्डिनेंस आता है, तब लोकसभा से पास किया जाता है। अभी चूंकि न्यायपालिका में है तो ओवरलुक न्यायपालिका को करके, देश के सर्वोच्च न्यायालय को ओवरलुक करके कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सर आपके पहले भी जो सरकारें थी और जब आप विपक्ष में हुआ करते थे, आप सीधे कहते थे कि भाई नहीं, ये कोर्ट का मसला नहीं है, ये जनता की भावनाओं का मामला है और उस पर कोर्ट फैसला नहीं दे सकता। दोनों में, उस समय विपक्ष में और सत्ता में, दोनों में अंतर आ जाता है आपकी बातों में। देखिए, जब जिम्मेवारी दी जाती है ना तो ऐसा होता है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हम वही बनाएंगे, अब बनाएंगे भी। आज बनाए या कल बनाएंगे। मुलायम सिंह की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा, राम का स्थापना किया कि नहीं किया, मंदिर पूजा पाठ के लिए खुला कि नहीं खुला, ये बीजेपी ने किया, दूसरे पार्टियों ने नहीं किया। और वही काम हम करेंगे। हम सत्ता में हैं, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका, हम तो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे। हम अपील भी किए हैं तो सुप्रीम कोर्ट टार दिया है, 3 महीना आगे लेकर चला गया। हम तो चाहते हैं। मनोज बाबू, एक हम पार्टी से हट के एक आम आदमी की तरह आपसे पूछना चाहते हैं और उसी तरह आप जवाब भी देंगे कि क्या ये न्यायपालिका इसका फैसला कर सकता है? ये भावनाओं से पूरे देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। क्या न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका कह देता है कि इस पे मस्जिद बनेगा, क्या ये संभव है? देखिए, न्यायपालिका नहीं कहेगा कि मंदिर बनेगा, चूंकि हमारे आस्था के साथ साथ पुरातत्व से भी जुड़ा हुआ है। भूमि का जो विवाद है, भूमि भी मेरा ही है, बाबर तो भूमि लेकर आया नहीं था। अगर मंदिर तोड़ा तो वहां जो अवशेष पुरातत्व विभाग ने निकाला तो उसमें से मंदिर और मूर्ति निकला। इसलिए उस दृष्टि से भी मंदिर का ही दावा बनता है। और हमें नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहेगा कि वहां मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा। तो फिर अड़चन क्या है? अड़चन ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद सरकार की काम वहां से शुरू होता है। वहां से सरकार का पावर प्रारंभ होगा कि हाँ, ऑर्डिनेंस लाए, लोकसभा में पास कराए, उस जमीन को अधिग्रहण करे और वहां पर मंदिर बनाए। तो अध्यादेश तो आप ला सकते थे? नहीं ला सकते हैं ना, जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला है तब तक हम अध्यादेश नहीं ला सकते। अब आप कहेंगे SC ST का मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर डिसीजन अपना दे दिया, उसके बाद हम अध्यादेश लाए। लंबित मामले को हम अध्यादेश नहीं ला सकते हैं। ये तो विशेष अधिकार में है, सरकार चाहे तो अध्यादेश ला सकती है। नहीं, जब तक लंबित मामला है न्यायालय में तो हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं न्यायालय को हम हाशिए पर नहीं ला सकते हैं। ये न्यायपालिका के साथ अन्याय होगा, देश की जनता के साथ अन्याय होगा। कुछ डिसीजन उस पर आए, उसके बाद बहुमत के आधार पर सरकार कुछ कर सकती है। ये टेक्निकल मामला है, इसको आप लोगों को भी समझना होगा। मनोज बाबू, ये पूरे चुनाव जो चला, 5 राज्यों का चुनाव, उसमें
वो मुद्दा गायब था जिस मुद्दा पे बीजेपी 14 में सत्ता में आई थी। ना भ्रष्टाचार पे अब कहीं बात हो रही थी, ना ही राम मंदिर पे तो अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, भ्रष्टाचार पे कहीं बात नहीं होती है। अब ये नहीं बात होता है कि पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए, महंगाई उसका कितना असर सीधे आम आदमी पे कितना पड़ता है। अभी जो लॉ एंड ऑर्डर के लेकर के कई राज्यों की हालत है, आपका बिहार का भी वही हालत, उस पर चर्चा नहीं होती। आखिर क्या वजह है? क्या ये सब मामले उस समय नहीं आएंगे? अभी राजस्थान के कई व्यापारियों का हम लोग देख रहे थे, दूसरे कई चैनलों पे चल रहा था, व्यापारी वर्ग भी आपसे नाराज है जीएसटी को लेकर के। जीएसटी जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, हमें लग रहा है कि सरकार भी अभी इसको समझ नहीं पा रही कि आखिर जीएसटी हम कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन आप लंबा कर दिए, थोड़ा सा हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। हम जीएसटी से नहीं शुरू करेंगे। देखिए, देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जनसंख्या, और जनसंख्या में भी सक्षम व्यक्ति का नहीं होना, स्किल्ड लोगों का नहीं होना। अशिक्षा भी एक कारण है, गरीबी बाद में, अशिक्षा पहले है। देखिए, एक देश एक कानून होना चाहिए, ये आप भी मानते हैं, है भी, ये तो आपके एजेंडे में था। नहीं तो उसी को लेकिन हम जीएसटी लाए ना। एक मिनट, हम जीएसटी वही ना है। जीएसटी पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी को एक कर पद्धति को जोड़ने का है। आप देखते होंगे कि राज्य से जब दूसरे राज्य में माल का परिवहन होता है तो वहां पर चुंगी बॉर्डर पर टैक्स होता है, सेल टैक्स का विभाग होता था, उससे बहती पास करा करके दूसरे राज्य में आप जा सकते थे। वो प्रक्रिया बहुत ही कठिन था। जीएसटी की आपने बात किया, व्यवसायियों का बात किया, जो लोग चोरी करते हैं, प्रोडक्शन से लेकर रिटेल पॉइंट तक जो चोरी करते हैं टैक्स का, वो लोग परेशान हैं। जो टैक्स देते हैं उनको परेशानी नहीं है। छोटे दुकानदार भी सर परेशान है। नहीं, कैसे? बड़े लोग तो जो क्या है, उनके पास तो लंबा चौड़ा कारोबार है, उनके पास कई सीए हैं, लेकिन छोटे दुकानदार जो हैं वो सीए का चक्कर लगाते लगाते वो परेशान है कि उनका ऑडिट हो जाए और समय से नहीं हो पा रहा है। बोले ना कि अशिक्षा एक कारण है। आप दुकान खोल लिए और शिक्षित नहीं है, आप पढ़ लिख कर दुकान कीजिएगा और अशिक्षित काम कीजिएगा तो अशिक्षित को तो ज़्यादा परेशानी होगी। फॉर्मेट इतना आसान है जीएसटी का कि आप जीएसटी पेड करके लाए और फिर सेल के बीट के डिफरेंस को आपको जमा कर देना है। स्वयं फॉर्म भर सकते हैं, 1 पन्ने 2 पन्ने का फॉर्म है, लेकिन चूंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे पास पैसा था, मेरे पास दुकान था, संसाधन था, मेरे दादाजी बिजनेस करते आ रहे हैं, मेरे पिताजी बिजनेस करते आ रहे हैं, इसलिए मैं उस बिजनेस में आ गया, तो आपको परेशानी होगी। इसके लिए भी आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आप बिना पढ़े लिखे आप कुछ नहीं हो सकता है। ये फॉर्मेट जो लोग अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको ये परेशानी हो सकती है। जो लोग कम से कम ग्रेजुएशन करके दुकान कर रहे हैं सर, आज सर देश अशिक्षित है, इसके लिए जिम्मेवार जनसंख्या, ये देश की जनता जिम्मेवार है, राजनेता जिम्मेवार नहीं है। राजनेता नहीं है। नहीं, अब लाइए, इंदिरा गांधी ने हमारे दो लाया था, उसको देश की जनता ने हटा दिया। नसबंदी उन्होंने लाया था, उसको देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। एक मजहब तो ऐसा है मुस्लिम वर्ग जो कहता है कि हम कभी ऑपरेशन नहीं कराएंगे, अल्लाह का दिया हुआ है। ऐसा क्यों है? आप जनसंख्या को कम कीजिएगा तो आप खुशहाल होइएगा, देश शिक्षित होगा, भूखमरी नहीं होगी। 50 समस्या, सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है। मंदिर बाद में बने, मैं तो चाहता हूं अपनी सरकार से कि अध्यादेश लाए जनसंख्या पर कि 2 बच्चे से ज्यादा कोई पैदा नहीं करे, तब न जाकर के लोग पढ़ेगा, तब न जाकर संसाधन उसको मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से सरकार आपकी चल रही है केंद्र में, और जिस तरह से कल भी एक बड़ी घटना घट गई, एक घटना तो घटी जिससे पूरा देश खुश हुआ कि विजय माल्या को प्रत्यर्पण के लिए दे दिया गया, लेकिन दूसरी जो खबर आई वो कहीं ना कहीं देश के जो व्यक्ति हैं, आम आदमी है, उसके माथे पे लकीर पैदा हो गई। उर्जित पटेल का इस्तीफा, वो कहीं ना कहीं वो आपके आने वाले चुनाव पे असर डालेगा। ये पूर्व की सरकारों का बुरा असर है। नोटबंदी देश के हित में हुआ, लेकिन यही आरबीआई, मैं बड़ा नेता होता तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं छोटा नेता हूं इसलिए बोल दे रहा हूं, आरबीआई ने देश को समर्थन नहीं किया नोटबंदी का। आरबीआई टकसाल से सीधे बड़े लोगों के यहाँ नोट गया और पुराने नोट टकसाल में सीधे आया। ये आरबीआई का देन था, जिसमें पटेल भी थे, इसके पहले के रघुराजन और ये भी शामिल थे। आपको ये अंदर लेकिन इनको तो आपकी सरकार ने लाया था, लेकिन ये भी जांच में पाया गया कि ये भी उसमें इन्वॉल्व थे।
नोटबंदी जो हुआ, आरबीआई ने सफल नहीं होने दिया, बैंकों ने सफल नहीं होने दिया। अगर आज नोटबंदी को सफल किया गया होता तो देश की अर्थव्यवस्था दूसरी होती। इसके लिए अक्षम सरकार को परेशानी हुई, लेकिन यही लोग दोषी हैं उसके लिए, नोटबंदी को सफल नहीं होने तो देंगे। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जो अभी प्रेजेंट में थे वो भुगत रहे हैं, जो पीछे पास्ट में थे वो भुगे, और जनता भी भुग रही है, जनता भी बीजेपी नहीं भुगतेगी। नहीं भुगतेगी। बीजेपी, आप राजस्व कितना बड़ा है, पहले लोग लगभग 12 लाख लोग या 20 लाख लोग इनकम टैक्स देते थे, 10 लाख से ऊपर। आज उसकी संख्या 60 लाख पहुंच गई है। इनकम टैक्स पेमेंट करने वालों की संख्या बढ़ गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मीडिया, डिजिटल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं कि आने वाला समय बड़ा घातक है और देश से लगभग आधे, जो जिस तरह से इनका इस्तीफा हुआ, और जो आरबीआई के पास, उनका कहना है कि आरबीआई के पास जो पैसा जमा है उस पर केंद्र सरकार की नजर गड़ी हुई है, और वो पैसा ये लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना। इसी दबाव के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए, अगर विजय माल्या का प्रत्यर्पण हो रहा है या विजय माल्या पकड़ के आएंगे तो देश के कूटनीतिक परिणाम है, ये देश का राजनीतिक मजबूती का प्रमाण है कि विजय माल्या पकड़ के आए, और वो हेलीकॉप्टर घोटाले में क्या नाम है, उस नाम भूल रहे हैं, वो दुबई से पकड़ के आए। दूसरी चीज आपने कहा, क्या बोले आप, फिर से रिपीट कीजिए एक बार, फिर से रिपीट कीजिए अपना प्रश्न। हमने कहा कि जो आरबीआई ने कहा कि उसके पास जो पैसा जमा है, हाँ। जो आज तक ठीक है, समझ कांग्रेस ने कभी उस समझ पैसे को नहीं छुआ, समझ गए, वो देश के आपातकाल के लिए पैसा है, आरबीआई का पैसा है, और उस पर आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की नजर पड़ी। देखिए, वो क्या कहना चाहते हैं वित्त मंत्री जी कि आप रिजर्व फंड कम रखिए, ज्यादा पैसे को मार्केट में दीजिए, फाइनेंस कीजिए, इससे रोजगार का सृजन होगा। अन्य देशों की तुलना करेंगे जो विदेशी यूरोपियन कंट्री हैं, वहां पर 5 से 10% रिजर्व फंड रखा जाता है, बाकी पैसे को मार्केट में रखा जाए। यहाँ 40% रिजर्व रखा जाता है, 30% रिजर्व रखा जाता है। क्यों? रिजर्व से उत्पादन क्या होगा? अगर वो 1 करोड़ रुपया आपके घर में रखा, तिजोरी में बंद हो, और 1 करोड़ रुपया आपके 2 बेटे हैं उसको दे दीजिए बिजनेस करने के लिए, तो उस 1 करोड़ से 1.25 करोड़ करेगा, और बंद रहेगा तो क्या होगा? हम रिजर्व क्यों रखें? तो ये बातें आप जनता तक क्यों नहीं समझा पाते हैं? क्योंकि मामला कहीं और है, दिखाई कुछ और दे रहा है, और जनता कुछ समझ नहीं पा रही है। मामला यही है कि अगर हमारे वित्त मंत्री चाहते हैं कि रिजर्व फंड से रिलीज कीजिए पैसा, मार्केट में जाए, मार्केट में जाएगा तो रोजगार का सृजन होगा, डेवलपमेंट में वो काम आएगा, लोगों को लोन मिलेगा तो रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो आप उसको रिजर्व कुंडली मार के बैठे हैं, ऐसी क्या बात है? विषम परिस्थिति के लिए सरकार तैयार है। जब सरकार बॉन्ड देती है, गारंटी देती है कि हम आपको हर स्थिति में मदद करेंगे, तो फिर क्यों नहीं आप कर रहे हैं? आज मनोज बाबू, अगर 3 स्टेट में आपकी सरकार चली जाती है, इसका कितना असर पड़ेगा 2019 के चुनाव में? देखिए, इससे कर्जकर्ताओं को बल मिलेगा और मजबूती के साथ कर्जकर्ता हमारे लोकसभा के लिए लड़ेंगे, और हमको सबक मिलेगा। हम लोग चिंतन करेंगे कि हमारी सरकार क्यों चली गई, अच्छा काम किया। एक एंटी कन्वेंसी तो हम समझ रहे हैं कि भाई 15 साल हो गया, लंबा समय हो गया, लोग बदलना चाह रहे होंगे, तो ये हो सकता है। बाकी हमारे संगठनात्मक क्या कमी रही, हमारी सरकार में क्या कमी रही कि हम जनता हमारे साथ नहीं आई। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और राजनीति बहुत दिनों से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई बीजेपी की, जिस तरह से जनता ने आज ये मैंडेट दिया हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी सरकार होती है, वहाँ पर कर्जकर्ता उससे कमा नहीं पाते हैं। पहली बात, कर्जकर्ताओं को बहुत तवज्जो नहीं दिया जाता है। संगठनात्मक पार्टी है, लेकिन हम लोग कर्जकर्ता के लिए इंडिविजुअली कुछ नहीं करते हैं। जहाँ भी हमारी सरकार है, आम जनमानस के लिए करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती है। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इवन कांग्रेस भी है, वो लोग व्यक्तिगत लाभ पहुंचाते हैं, जिसके कारण उसके कर्जकर्ता का मनोबल हाई रहता है। वो एन केन प्रकरण वो लोग कमाते हैं और अपना पैसा कमाते हैं, जिसकी वजह से पार्टी में भी खर्चा करते हैं, और वो लोग बूथ पर भी मजबूती से रहते हैं। मैं आपको बता दूं, मीडिया को कहने, अभी एक लड़का आया था मेरे गांव का, सीआरपीएफ में है, यादव लड़का है, वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव कराने गया था। उसने एक बात बोली कि भैया ऐसा है कि वहाँ पर कांग्रेस के कर्जकर्ता या अदर बीजेपी को छोड़कर के अन्य पार्टियों के कर्जकर्ता बहुत मजबूती से बूथ पर लगे थे, और आपकी पार्टी के कर्जकर्ता
उतना उत्साहित नहीं थे। हम क्या कारण है, तो बोले हम कारण क्या जाने, हम तो फोर्स में थे। लेकिन हम लोगों से पूछे तो बोला कि वो लोग जनता वहाँ पर उत्साहित थी, लेकिन कार्यकर्ता आपके उत्साहित नहीं थे। तो मुझे जो फील हुआ यही कि भाई कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी नहीं कुछ करी होगी, जिसका नतीजा है कि 15 साल रहने के बाद कार्यकर्ता भी शिथिल हो गए होंगे और अपने वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा बूथ तक नहीं पहुँचाए होंगे। परसेंटेज क्या है मुझे नहीं मालूम, वोट परसेंटेज क्या है, अब आपको क्या लगता है कि जो रिजल्ट आज सामने आ रहे हैं और 2019 का चुनाव भी अब चंद कुछ 4 या 5 महीने बचे हुए हैं, इस बीच में क्या राम मंदिर पे कोई फैसला आ सकता है? क्योंकि बीजेपी दुख की घड़ी में कभी राम तो कभी हनुमान यही दिखाई दे रहा है। इस बार भी जो 5 चुनाव हुआ उसमें राम और हनुमान यही दिखाई दिया। आपको खुश होना चाहिए कि कम से कम इस राष्ट्र में राम और हनुमान का नाम लेने वाला लोग तो है ना। नहीं तो यही कांग्रेस की सरकार, यही मनमोहन सिंह कहते थे कि भारत के संसाधन पर, देश के संसाधन में पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। राम का नाम तो लेने पर लगता था कि भाई हमारा मुस्लिम वोट कट जाएगा, इसलिए मंदिर जाना, राम का नाम लेना लोग भूल गए थे। लेकिन आज मंदिर भी जा रहे हैं लोग, राम का नाम भी ले रहे हैं लोग। क्या लोकसभा के पहले कुछ घोषणा हो जाएगा मंदिर वगैरह बनाने का? हमें नहीं लगता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला है तब तक कुछ घोषणा होगा, चूंकि ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर राम मंदिर जब भी बने, 2019 के बाद बने या 2019 के पहले बने, ये भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, इतना आपको मैं विश्वास दिला सकता हूँ। बाकी कोई पार्टी नहीं बनाएगी, उसके किसी के एजेंडे में नहीं। अंतिम एक सवाल और सर, क्या नरेंद्र मोदी का जादू धीरे धीरे देशवासियों पर से उतर रहा है? देखिए, बिना जादू का जो आदमी मनमोहन सिंह 10 साल चला सकता है, जिसके पास न मुंह था, न बाणी थी, न शक्ति था, वो आदमी 10 साल चला सकता है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी 20 साल देश को नहीं चलाएंगे? जरूर चलाएंगे, मेरा आत्मविश्वास है, एक एक कार्यकर्ताओं का विश्वास है कि 2019 में प्रचंड बहुमत में आएंगे। चलिए, मनोज बाबू से अभी बातचीत हो रही थी, सिवान जिला के भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। और आज चूंकि 5 राज्यों का चुनाव था, रिजल्ट आ रहे थे और इस वजह से हमने लोकल मुद्दे पे कोई बात नहीं की, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के अनुकूल नहीं है और कहीं ना कहीं 2019 बीजेपी पे भारी पड़ जाए। ये अब देखना है कि 2019 किस तरीके से बीजेपी किस रूप में उसको ले रही है। हालांकि मनोज बाबू ने एक बात को स्पष्ट कर दिया कि 2019 के पहले हमारा सवाल था कि क्या राम मंदिर पर बीजेपी का कोई फैसला आएगा, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चूंकि वो मामला कोर्ट में है इसलिए उस पर अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं है।